कोई भी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ये चीजें आपके एनवायरनमेंट में यानी पर्यावरण में मिल जाती हैं बेटा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको तब आप इस्तेमाल कर पाओगे जब आपके पास तीन चीज होंगे। जब भी हम कभी एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें माउंटेनियस इलाका कौन सा है आपका? उत्तराखंड। तो अगर आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल वगैरह साइड जाइए, तो वहां पे आपको इस तरह का कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है। जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है फॉर्म्ड इन 1952, वो कहती है कि उसके हिसाब से देश का 33% इलाका जो है वो जंगलों से कवर होना चाहिए, लेकिन उस एवरेज से अभी हम काफी पीछे चल रहे हैं। सो भाई कैसे हैं मेरे प्यारे पीवीएन सुपरस्टार्स, क्या हालचाल? स्वागत है आप सबका दोबारा से आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और एक नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग करने वाले हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की एनसीईआरटी के सवाल यानी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया था बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए जल्दी से कम समय के अंदर करेंगे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बढ़िया बढ़िया आंसर्स। और बिल्कुल कैसे लिखना है वो मैं आपके लिए लिख करके लेके आया हूं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखना है। सो उम्मीद है मजा आ रहा होगा इस सीरीज के अंदर आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपना प्लेन उड़ाते हुए। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस यानी एनसीईआरटी के सवाल। ठीक है, तो शुरुआत होती है इस चैप्टर में आपके सवालों के यानी एमसीक्यू के साथ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। चले तो आइए दौर शुरू करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। देखिए रिसोर्सेज हम सबने पढ़ा है कि कोई भी ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ये चीजें आपके एनवायरनमेंट में यानी पर्यावरण में मिल जाती हैं बेटा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको तब आप इस्तेमाल कर पाओगे जब आपके पास तीन चीज होंगी। नंबर वन, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इनको एक्सेस करने के लिए। दूसरी बात, इन चीजों को डेवलप करने में बहुत ज्यादा खर्चा ना आए, यानी अफोर्डेबल हो या इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरी बात भाई, इससे सबका भला हो, यानी ऐसा ना हो कि आपका भला हो रहा है दूसरे वाले का नुकसान, ये तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो यानी कहने का मतलब है कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ऐसी कोई भी चीज को आप कह सकते हो रिसोर्स। ठीक है, चले आगे बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर? आप आयरन ओर को इनमें से कौन सी कैटेगरी में रखोगे? देखिए बहुत सिंपल है, हमारे पास चार ऑप्शन है। हमको पता है कि आयरन ओर का, आप देखो सिंपल सी बात है, आप आयरन ओर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप बार बार रिन्यू नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक मिनरल है और मिनरल्स नेचर के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी या फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको हम रख सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी एक बार अगर इसके डिपॉजिट्स एग्जॉस्ट हो गए तो या तो इसको बनने में बहुत समय लगेगा या फिर हो सकता है कि कभी बन ही ना पाए। चलिए आगे बात करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? आप टाइडल एनर्जी को इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर रख सकते हो? देखो बहुत सिंपल है, टाइडल एनर्जी यानी जो आपका समुद्र के टाइड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जो समुद्र की लहरें होती हैं यार बड़े बड़े ऊंचे लेवल्स तक जाती हैं, बड़े हाइट तक जाती है ना, जब इसमें टाइड्स आते हैं, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइडल एनर्जी का मतलब इस लहरों के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब सिंस ये जो टाइड्स हैं ये लगातार फॉर्म होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक बार फॉर्म हो गई उसके बाद कभी फॉर्म ही नहीं होंगी, तो ये डेफिनेट सी बात है रिन्यूएबल इन नेचर है। और रिन्यूएबल रिसोर्स को आप एक और नाम से जानते हो, दैट इज रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। तो जब भी हम कभी एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब वो जो एक बार खत्म हो जाए तो उसको रिसाइकल करके या रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है, दोबारा से बनाया जा सकता है। और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो उसको बनाने में या तो बहुत समय लगेगा या फिर उसको बनाना ही काफी मुश्किल है, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो वैसे जो हमारी टाइडल एनर्जी है, जो टाइड्स होते हैं, आपने देखा होगा जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है उसके चलते क्या होता है, जो समुद्र वगैरह के अंदर, ओशंस वगैरह के अंदर पानी है वो ऊपर की तरफ उठता है ना। जब कभी कभी आपने देखा होगा हाई टाइड्स आते हैं, कभी आपके लो टाइड्स आते हैं, तो बस इसी पानी का इस्तेमाल करके, इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर पाते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, डन, सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब के अंदर जो जमीन खराब हो रही है उसका इनमें से एक मेजर कारण क्या है? अगर आप पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे तो ये वो इलाके हैं जहां पे या एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे होता है, बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। अगर आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया है ना, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर किसी स्टेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ था तो यही स्टेट से। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ कि यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को आप इस्तेमाल करने लगे, इरिगेशन के नए नए साधन आ गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की जो एक्सेस होती है वो बुरी होती है,
और यहां पे इरिगेशन के साथ भी सेम काम है कि आपने क्या किया, जब जरूरत से ज्यादा आप फील्ड्स में पानी डाल रहे हो, जरूरत से ज्यादा आप इरिगेशन कर रहे हो, तो क्या होता है, जो पानी होता है वो खेतों में इकट्ठा हो जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर पानी खेतों में जमा रहेगा तो जो खेतों की मिट्टी है, सॉइल है, वो यहाँ पे काफी अल्कलाइन हो जाती है, उसका एसिडिक कंटेंट बन जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो मिट्टी है अभी फार्मिंग करने के लिए उतनी सुटेबल नहीं है, तो जो जमीन का क्वालिटी है वो यहाँ पे खराब होता जा रहा है। तो लैंड डिग्रेडेशन का एक मेजर कारण पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में माना जाता है आपके ओवर इरिगेशन को। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरिस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। टेरिस कल्टीवेशन देखो बहुत सिंपल है आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि खासकर जो आपके पहाड़ी इलाके होते होंगे, आपने देखा होगा कि जब आप पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ में ना ऐसा स्लोप होता है, ढलान होती है, ठीक है। तो जो हमारे पहाड़ी इलाके होते हैं बेटा, जो स्लोपिंग इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके, यहाँ पे फार्मिंग करना इतना आसान नहीं। अगर मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो गई तो बारिश का पानी क्या करेगा, सारी मिट्टी बहा के ले जाएगा। तो अब ऐसे इलाकों में क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो लोग होते हैं, जो फार्मिंग करने वाले होते हैं, वो अपने खेतों को ना ऐसे स्टेप्स में काट लेते हैं। स्टेप्स मतलब जैसे सीढ़ियां होती है ना आपके घर की, आपके स्कूल की, तो वैसे अपने खेतों को कुछ इस तरीके से लोग काट लेते हैं और इसको आप कहते हैं टेरेसेस। तो इस तरीके का कल्टीवेशन कहलाता है टेरिस कल्टीवेशन। तो आपके जितने भी माउंटेनियस रीजन्स है वहां पे आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। अब इसमें माउंटेनियस इलाका कौन सा है आपका, उत्तराखंड। तो अगर आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल वगैरह साइड जाइए, तो वहां पे आपको इस तरीके का कल्टीवेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड एज टेरेस कल्टीवेशन। अब इससे फायदा ये होता है अगर बहुत ज्यादा बारिश हो या बहुत तेज हवा चले तो जो सॉइल इरोजन के चांसेस है वो यहाँ पे काफी कम हो जाते हैं, ठीक है, और आप खेती बाड़ी ज्यादा बेहतर कर पाते हो। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द ब्लैक सॉइल फाउंड। देखिए ब्लैक सॉइल को जब कभी भी आपको ब्लैक सॉइल रीजन आ जाए, एक छोटा सा यहाँ पे मैप सा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, बहुत प्यारा सा ऐसा छोटा सा मैप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जो ये वाला सेक्शन है आपका, है ना, ये वाला सेक्शन है, इसको हम कई बार डेक्कन ट्रैप का भी इलाका कहते हैं, यानी वो इलाका है जहां पे आपका ब्लैक सॉइल रीजन सबसे ज्यादा मिलता है। तो अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं आपके, मध्य प्रदेश आ जाएगा, गुजरात का कुछ इलाका आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र का इलाका आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे छोटे से मैप को अगर आप याद रखोगे रफ तरीके से तो आपका आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी इलाका है तो जनरली यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल मिलनी चाहिए जो माउंटेनियस इलाकों में मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर को आप हटा दीजिए। गुजरात एक ऑप्शन हो सकता है बिकॉज हमने देखा अभी मैप पे कि गुजरात के पास ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, ठीक है। राजस्थान आपका ड्राई इलाका है, वहां पे धूप काफी पड़ती है उधर, है ना, ड्राई रीजन है, एरिड सॉइल है, तो राजस्थान हटा दीजिए। झारखंड में आपको मिनरल्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे तो वहां पे थोड़ा ब्लैक सॉइल मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था बेटा यहाँ पे आपका था गुजरात। तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डन। चलिए, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड्स। एनसीईआरटी आपको कह रहा है कि 30 शब्दों में आप इसका आंसर करके दिखाइए। कहने का मतलब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर या 3 नंबर में ही आएंगे। तो आइए सवाल देख लेते हैं एक बार कि 3 स्टेट्स बताइए जहां पे ब्लैक सॉइल मिलेंगे एंड कौन से क्रॉप को आप यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो देखो ब्लैक सॉइल के लिए मैं हमेशा एक गाना याद रखता हूं, ये काली काली मिट्टी, ये ब्लैक कॉटन सॉइल, कहते हैं इसको रेगुर, है ना, और होता इसमें वाटर को थामने का स्पेशल पावर। यानी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी, ये काली काली मिट्टी है ना, ये रेगुर वाली सॉइल, उगता है इसमें कॉटन। क्या उगता है इसमें, कॉटन उगता है, ठीक है। और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफी बढ़िया होती है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 3 स्टेट्स जहां ब्लैक सॉइल मिलेगी, हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। किस टाइप की सॉइल आपको रिवर डेल्टास में मिलने वाली है, ईस्टर्न कोस्ट, यानी भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यानी बात की जा रही इस इलाके में। रिवर डेल्टा कहां बनाती है, जहां पे समुद्र से मिलने का टाइम हो रहा होता है, यानी समुद्र के आसपास का इलाका, ठीक है, वहां पे आपको डेल्टास बनते दिखेंगे। ऐसे फीचर्स बताइए, सॉइल के फीचर्स क्या होने चाहिए। आप देखोगे जो डेल्टा एरियाज होते हैं जनरली उसमें अलुवियल सॉइल काफी कॉमनली मिलती है। क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल यहां पे दीजिए, ठीक है। सिंपल है, नंबर 1 महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऑप्शंस पढ़े थे, आपको याद होगा इधर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, आप 2-3 स्टेट्स यहां पे लिख लीजिए। सबसे बेस्ट है महाराष्ट्र, गुजरात, और आप मध्य प्रदेश यहां पे लिख लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ये स्टेट्स में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा। कॉटन हम मेनली इस सॉइल में उगाते हैं। अदर क्रॉप्स जो इस सॉइल में उगा सकते हो वो चावल है, शुगर केन है, व्हीट है, ज्वार है, लिनसीड है जिससे तेल वगैरह निकलता है, ठीक है। अलुवियल सॉइल आपको मिलेगी डेल्टाइक रीजन्स में, खासकर जो ईस्टर्न कोस्ट की नदियां हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वहां के डेल्टा रीजन में आप जाओगे तो अलुवियल सॉइल काफी कॉमनली मिलेगी। अलुवियल सॉइल्स क्या होती है बेटा, बहुत फर्टाइल होती हैं। इसमें आपको सैंड, सिल्ट और क्ले मिल जाएगा। मैं हमेशा अलुवियल सॉइल्स को अल्लू अर्जुन सॉइल कहता हूं कि अल्लू अर्जुन को सोशल साइंस पसंद है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अलुवियल सॉइल के पास सोशल साइंस है। कहने का मतलब है सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अल्लू अर्जुन को सोशल साइंस पसंद है, यानी अलुवियल सॉइल के पास क्या है, सैंड है, सिल्ट और क्ले।
तो फर्टाइल सॉइल है, सैंड, सिल्ट और क्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर बहुत सारे क्रॉप्स आप इस सॉइल में उगा सकते हो। प्लस के अलावा इसमें क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और लाइम यानी पीपीएल, है ना, यानी पीपीएल आपको यहां मिल जाएगा, जैसे आईपीएल होता है वैसे पीपीएल हो गया आपका, ठीक है। कुछ भी लिख लो, पागल प्रीमियर लीग, ठीक है। चलिए, तो इससे आप याद कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश और लाइम, डन। तो यहाँ पे शुगर केन, व्हीट या धान, चावल वगैरह आप आसानी से उगा सकते हो। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि जितने भी इलाकों में आपको यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कल्टिवेटेड इलाके, यानी यहाँ पे खेती बाड़ी आपको काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है, डन। तो ये 4 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब सॉइल इरोजन को आप हिली एरियाज में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे कॉन्टूर प्लविंग कर सकते हैं। कॉन्टूर प्लविंग क्या होता है, देखो बताता हूं आपको। मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में आप एक किसान हो, ठीक है, आपकी एक जमीन है, इस तरीके की स्लोपिंग जमीन ही होगी, एकदम सपाट जमीन तो होगी नहीं। तो आपने क्या किया, अपनी जमीन को ना अलग अलग पार्ट्स में ऐसे कट कर लिया, ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स में कट कर लिया। अब इसको आपने कहा कॉन्टूर्स, क्या कहा आपने इसको, कॉन्टूर्स। अब यह हर एक पार्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रॉप लगा दे रहे हो, जैसे सोयाबीन लगा दी, या घास फूस लगा दी, यहाँ कुछ और लगा दिया, यहाँ कुछ और लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है, पहली बात तो सॉइल को ये सारी चीजें पकड़ के रखेंगी, होल्ड करके रखेंगी। दूसरी बात, जब विंड या वाटर बहुत तेजी से आएगा बहता हुआ, तो इरोजन होने के चांसेस यहाँ पे कम है। तो ऐसी फार्मिंग को आप कह सकते हैं कॉन्टूर प्लविंग, ठीक है। इसके अलावा आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। या आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, कि आपने क्या किया, मान लीजिए दो आपके मेन प्लांट्स हैं, एक्स और वाई। अब इसके बीच में आपने एक पट्टी लगा दी घास की, ऐसे झाड़ी वाड़ी की, तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो लैंड है, सॉइल है, काफी स्टेबल हो जाता है। इसको आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो इस तरीके की बेटा आप चीजें कर सकते हो टू चेक द सॉइल इरोजन, ठीक है, डन। चलिए, बायोटिक और एबायोटिक, देखिए जहां शब्द बायो लग जाए समझ जाएगा हम बात कर रहे हैं जीवन की, यानी लाइफ की। तो ऐसे रिसोर्सेस जो कि बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं, लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे जंगल हो गया, फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजें हो गई, आपकी वाइल्ड लाइफ हो गई, वेजिटेशन हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है, बायोटिक रिसोर्सेज का, ठीक है। एबायोटिक यानी जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट से बने हुए हैं, जिनमें लाइफ नहीं है। फॉर एग्जांपल पत्थर हो गए, मेटल्स हो गए, विंड हो गया, वाटर हो गया, सोलर पावर हो गया, ये आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। चलिए, अब लॉन्ग आंसर्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। आंसर द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोटी मोटी भाषा में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा आपका पीवाईक्यू है, मतलब मल्टीपल टाइम ये सवाल जो है बेटा आपका रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न, ये मैंने इनफैक्ट जब अभी बोर्ड बूस्टर पढ़ा रहा था 2.0 जो बैच है अपना, एक बैच अपना लेकर के आए बच्चों के लिए, लास्ट मोमेंट जो तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए, तो उसमें भी मैंने ये चीज बोली है सेम चैप्टर में कि ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो जो भारत में या कहीं पे भी जो लैंड यूज है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपके फिजिकल फैक्टर्स, आपके ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके में फार्मिंग करना इतना आसान नहीं है, तो वहां पे फार्मिंग आप देखोगे कम की जाएगी। वही अगर हम बात करें किसी प्लेन एरियाज की, नॉर्दर्न प्लेन में किसी जगह की, तो यहाँ पे फ्लैट लैंड है, थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, तो यहाँ पे आपको फार्मिंग ज्यादा होते हुए दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके चलते हम जमीन को उस हिसाब से यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब रिलीफ फीचर्स, प्लांट प्लेन्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, आइलैंड्स है। क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, और प्लस ह्यूमन फैक्टर, जैसे कितनी जनता वहां पे रहती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है तो वहां फार्मिंग वगैरह आप देखोगे ज्यादा होती है। टेक्नोलॉजी कैसी है, कितनी टेक्नोलॉजी आपकी, किस तरीके की चीजें आप कर सकते हो जमीन के साथ, ठीक है। और उस इलाके की कल्चर एंड ट्रेडिशंस क्या है, जैसे अगर आप देखोगे भारत के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे ट्राइबल पीपल काफी रहते हैं ना, आदिवासी लोग काफी रहते हैं। अब उनके अपने रूल्स एंड लॉज हैं, नेचर को लेकर के, जंगल को लेकर, जमीन को लेकर के, तो वहां पे जो लैंड का यूटिलाइजेशन है वो अलग तरीके से होता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आपका लैंड किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप देखेंगे तो भारत के अंदर हमने जमीन को कैसे डिवाइड किया हुआ है, एक तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें लोग खेती बाड़ी करते हैं, एक वो जमीन है जिसपे हमारी जो गाय भैंसे है ना, हे गाइस, जो गाय हमारी भैंसे होती हैं हमारी, है ना, तो वो सारे लोग अपना चारा चरने जाते हैं बड़े बड़े घास के मैदानों में, तो आप पैस्चर लैंड्स कहते हैं। एंड फिर हमारी वेस्ट लैंड, यानी जो किसी काम की अभी नहीं पड़ी है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो वेस्ट लैंड्स में जितना भी आपकी पथरीली जमीन है, आपके ड्राई डेजर्ट एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, है ना, ये सारे आ जाते हैं। अब इसको डेफिनेट सी बात है, आप यहाँ पे एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स बना सकते हो यहाँ पे, है ना, आप रोड्स बना सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है। फिर आप देखोगे रिसेंट डेटा की अगर हम बात करें, जो 54% है टोटल लैंड एरिया का, वो अभी कल्टिवेबल है या फिर फैलो है। फैलो का मतलब होता है जब आपने किसी जमीन को अभी कुछ टाइम से खेती बाड़ी नहीं किया, कल्टीवेट नहीं किया, उस पर की जा सकती है बट आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप देखोगे
22.5%, यानी लगभग लगभग आप अप्रोक्सीमेटली 23 आप ले लो, अभी जो रीसेंट डेटा है वो आपको बताता है अप्रोक्स 23 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इतना परसेंट जंगलों से कवर्ड है और 3.45% को हम लोग अभी ग्रेजिंग के लिए यानी खाने पीने के लिए, जो गाय भैंसे जहां पे चारा चरने जाती हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी जो आपकी वेस्ट लैंड है अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डन। चलिए अब अगर देखेंगे 1960-61 से जो हमारी लैंड अंडर फॉरेस्ट है जितना इंक्रीज करना चाहिए था ना उतना इंक्रीज नहीं कर पाई है, ठीक है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर आप देखेंगे जब इंडिपेंडेंस हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो भारत का जो मेजॉरिटी कंसर्न था वो भारत की जनसंख्या को खाना खिलाना था। खाना खिलाने के लिए या फिर आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल्स डेवलप करना था जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े। और इन सब चीजों के लिए आपको ना जंगल काटने पड़ेंगे, जंगलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जंगल बड़ी संख्या में काटे गए, एग्रीकल्चर वाली जो लैंड थी उसको एक्सपैंड किया गया, इंडस्ट्री सेटअप की गई। तो एज ए रिजल्ट जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है फॉर्म्ड इन 1952, वो कहती है कि उसके हिसाब से देश का 33% इलाका जो है वो जंगलों से कवर होना चाहिए, लेकिन उस एवरेज से अभी हम काफी पीछे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए डन। तो हमने ये देखा अभी। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के चलते भी फॉरेस्ट एरिया अभी काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं कि 1960-61 और अभी कंपैरिजन में बहुत ही कम ऐसा इलाका है जो फॉरेस्ट के अंदर काफी इंक्रीज हुआ है। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन एक और है। तो यहां पे दो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दूसरा है कि हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। बड़ा प्यारा सवाल है कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बढ़ने के वजह से ज्यादा रिसोर्सेज का कंजम्पशन कैसे हो रहा है। अब अगर आप यहां देखेंगे तो इसके देखिए दो कारण। नंबर वन, पहला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे कि टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है कि रिसोर्स कंजम्पशन अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके कई सारे कारण है। पहला कारण, हमेशा जब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं ना बेटा, जब इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को स्टार्ट किया करो, उसके बाद अपने रीजंस लिखा करो। इससे क्या होता है कि इससे आपके क्वेश्चन को एक बेहतर स्टार्ट मिलता है। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, जो बंदा, उसको भी लगेगा कि आपने प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके आंसर को लिखा है और वहां पे आपको नंबर पूरे मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे हैक्स हैं आपको याद रखने हैं आंसर लिखते टाइम। पहला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते क्या हुआ कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, एडवांस लेवल के इक्विपमेंट आ गए, टूल्स आ गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब एडवांस लेवल के टूल्स आ जाएंगे तो प्रोडक्शन डेफिनेट सी बात है बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग चीजों को कंज्यूम करेंगे और साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी तो बढ़ेगी। पहले क्या था, पहले के जमाने में जब टूल सिंपल थे, जब सिंपल मशीन इस्तेमाल होती थी तो ना उतना सामान प्रोड्यूस होता था, ना ही उतना लोग इस्तेमाल करते थे। अब जब लोगों को पता है कि हर चीज मार्केट में अवेलेबल हो पा रही है जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगी, तो डेफिनेट सी बात है उसका इस्तेमाल भी करेंगे और ज्यादा डिमांड भी करेंगे, है कि नहीं। डन। अब क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आप अभी कई सारी चीजों में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखोगे ज्यादा लकड़ियां काटी जाती हैं, क्यों? पहले जब लकड़ी काटने के इक्विपमेंट्स कम थे तो लकड़ी का काटने का कंजम्पशन भी कम था। अभी ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए, आप ज्यादा जंगल के जंगल काट रहे हो, ठीक है। लकड़ियों से कई सारी चीजें आप बनाते हो, फर्नीचर्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है ना। ये आप जंगल काट दे रहे हो एग्रीकल्चर एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज आपके पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ चुके हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि एडवांसमेंट के चलते क्या हो रहा है, रिसोर्स का कंजम्पशन यानी यूजेज भी अभी ज्यादातर बढ़ गया है, बिकॉज आप ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे कि नो डाउट इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आप ज्यादा सामान प्रोड्यूस करते हो, ज्यादा पैसा अर्न करते हो मार्केट में, तो इकोनॉमी भी बढ़ती है, देश की भी इकोनॉमी बढ़ेगी। देखो देश की इकोनॉमी देश के लोगों से है ना, जितना ज्यादा देश के लोग डेवलप करेंगे, जितना यहाँ की इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, उतना ज्यादा देश डेवलप करेगा। तो नो डाउट कि टेक्नोलॉजी के आने से यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ है ना। तो जब इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की राइज करती है, बढ़ती है, तो डेफिनेट सी बात है लोगों की जरूरतें भी वहां पे बढ़ती हैं। और अगेन जब लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं तो लोग ज्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहले इकोनॉमी बढ़ने से मतलब समझो बहुत सिंपल। मान लीजिए कि पहले भारत में एक आदमी लेट से 5-7 हजार रुपए महीना कमा रहा है। अभी उस इंसान की इनकम अगर बढ़ करके 25-30 हजार रुपए हो जाए, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो और फालतू की चीजें डिमांड करेगा, और चीजें खरीदना चाहेगा, और चीजें कंज्यूम करना चाहेगा। तो पहले जब लोगों का इनकम भी कम है, देश का इकोनॉमी भी कम है ना, प्रोडक्शन भी कम है, तो उतना कंजम्पशन भी कम है। जब सारी चीजें बढ़ेंगी तो लोगों का नीड्स भी तो बढ़ेगा, डिमांड्स भी तो बढ़ेगा। अभी लोग ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, लोगों को ज्यादा चीजें चाहिए मार्केट में, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए आपको भी सप्लाई करना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो भाई इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारा रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। चलिए
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है बेटा, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के, बिकॉज और पैसे आएंगे आपके पास तो आप इस टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट करोगे। अब इससे क्या होगा, बहुत सारी मटेरियल्स को आप किस में कन्वर्ट कर पाते हो, रिसोर्सेज के अंदर। फाइनली अगेन जो नए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसको भी आप कंज्यूम कर लेते हो। तो एक साइकिल है जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हमारे रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा जो है कंज्यूम होते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, अब आप सारे बच्चों का एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। ठीक है, मेरे को एक होमवर्क है जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओगे कि हाईलाइट एनी 3 फीचर्स ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड लेट्स वाइंड अप दिस क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ मिल करके। एंड इसी के साथ फाइनली वाइंड अप करते हैं, एंड अप करते हैं आज के सेशन का। तो मैंने ट्राई किया है बहुत कम समय के अंदर आपके साथ ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का, और क्वेश्चंस भी काफी कम ही थे यार। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा लंबा वीडियो, जितने छोटे क्वेश्चंस उतना छोटा प्यारा सा क्यूट सा वीडियो। ठीक है, चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी क्लास के अंदर, अगले सॉल्यूशंस के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। एंड मेरे प्यारे प्यारे पीवीएंस, हमेशा बने रहना ऐसे ही, अपना प्यार देते रहना, और मिलके करेंगे बोर्ड एग्जाम्स धमाकेदार ओपी। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।